ये यूनिवर्स फिजिक्स के कुछ नियमों से चलता है, जैसे वाइल नंबर ऑफ गर्ल्स इन मैकेनिकल आर पॉजिटिव डू सिंपिंग। पर ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ ये नियम काम करना बंद कर देते हैं, जैसे ब्लैक होल्स। दरअसल ये नियम इंसानों ने इस यूनिवर्स को स्टडी करके बनाए हैं। इस स्टडी से बनने वाले नियम इंसानों के विचार हैं, जो दरअसल एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन समय में एग्जिस्ट करती है और ब्लैक होल्स के अंदर समय ही एग्जिस्ट नहीं करता। पर क्या इन ब्लैक होल से भी ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ इस ब्रह्मांड में हो सकती है? आज तुम्हारा भाई तुम्हें गोरा करके ही रहेगा भाई। तुम सारी फेयरनेस क्रीम, गाजर, आलू, टमाटर, प्याज सब लगा के फेस पे ट्राई कर चुके, बट तुम गोरे नहीं हो रहे। तो भाई आज गोरे होगे, भाई ने गारंटी कर दिया है। सरप्राइज मदरफकर। जी हाँ, वाइट होल्स। So what is the definition of a white hole? A white hole is a black hole that exists backward in time. क्या बोला तूने? A white hole is a black hole that exists backward in time. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। वाइट होल्स को समझने से पहले उनसे रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस दूर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को दूसरों को बेवकूफ़ बनाते देखा है। पता है ना आप सबको। पर इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात क्या होगी कि वाइट होल्स असल में ब्लैक होते हैं। वाइट होल्स को समझने से पहले आपको ब्लैक होल्स को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, पर ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो। ब्लैक होल्स को समझने से पहले हम होल्स को समझते हैं। अगर हम किसी भी समतल ज़मीन में कुआं खोदते हैं तो वो एक होल है। अब इस पूरी ज़मीन को अगर आसमान से देखा जाए तो बेसिकली जब हम एक 2 डायमेंशनल प्लेन में गड्ढा करते हैं तो वो तीसरे डायमेंशन में पहुँच जाता है। इसी तरीके से जब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में गड्ढा करते हैं तो वो चौथे डायमेंशन में पहुंच जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली समय है। तो ब्लैक होल्स बिल्कुल किसी समय में बनने वाले छेद की तरह हैं, जो कि एक 3 डायमेंशनल स्फीयर के शेप का होता है। इसकी आउटर मोस्ट सरफेस को इवेंट होराइजन कहते हैं। इस सरफेस को क्रॉस करते ही आप ब्लैक होल के अंदर हैं और अब वापस बाहर नहीं जा सकते। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, बल्कि बाहर जाने का रास्ता भी अंदर को ही ले जाता है। चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बेवकूफ़ सा इंसान है जिसका मिशन दुनिया में हर किसी को गोरा करना है। ये समुद्र के होराइजन पे सूरज को डूबता हुआ देखता है। अब क्योंकि सनसेट का टाइम है और सूरज इतना गोरा नहीं रहा जितना पहले था, तो ये उसे गोरा करने के लिए होराइजन की तरफ बढ़ने लगता है। तो भाई आज गोरे होगे, भाई ने गारंटी कर दिया है। हमारा भाई आज तुम्हें गोरे कर देगा। भाई आज तुम्हें गोरे कर देगा। हमारा भाई आज तुम्हें गोरे कर देगा। सूरज को होराइजन पर डूबता देख इसको ऐसा लगता है कि अगर ये बोट की स्पीड बढ़ाएगा तो ये सूरज तक ज़रूर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है और इसके सामने कुछ नहीं है सिवाय उस सूरज के। पर क्या ये बंदा कभी सूरज तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। चाहे ये बंदा बोट की स्पीड कितनी भी तेज़ क्यों ना कर ले और चाहे ये बोट कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, ये बंदा कभी सूर्य तक नहीं पहुँच सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जिस पाथ पर चल रहा है वो इसे स्ट्रेट दिख रहा है, पर एक्चुअली वो पाथ कर्व्ड है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ब्लैक होल्स को समझने के बहुत करीब आ चुके हैं। अब इसी तरीके से ब्लैक होल्स को समझा जाए तो इवेंट होराइजन को क्रॉस करने के बाद चाहे तुम्हारे पास कितना भी पावरफुल रॉकेट क्यों ना हो और चाहे वो रॉकेट लाइट की स्पीड से ही क्यों ना चलता हो, तुम इससे बाहर नहीं आ सकते। जैसे धरती पर कितनी भी दूर तक की दौड़ क्यों ना लगा लो, रहोगे धरती पर ही। अब क्योंकि मैडॉक द सेलर सूरज को गोरा नहीं कर सका, तो वो डायरेक्ट मैडॉक द एस्ट्रोनॉट बन के ब्लैक होल्स को गोरा करने पहुंच जाता है। हमारा भाई आज तुम्हें गोरे कर देगा। तो भाई आज गोरे होगे, भाई ने गारंटी कर दिया है। It was at this moment that he knew. He fucked up. इवेंट होराइजन क्रॉस करते ही मैडॉक द एस्ट्रोनॉट एक ऐसे वॉइड में पहुंचता है जहां वो हर डायरेक्शन में सेम इंस्टेंट पर गिर रहा होता है। इस चीज़ को समझना थोड़ा कठिन है, तो चलिए वापस से उस कुएं वाले एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा गहरा कुआं है जिसकी कोई सतह नहीं है। अगर इस कुएं में कोई इंसान छलांग लगाता है तो वो गिरता ही चला जाएगा। कुछ समय बाद कुएं के छोर से रोशनी आना बंद हो जाती है और आसपास खूब अंधेरा हो जाता है। इस अंधेरे में ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि वो किस दिशा में किस रफ्तार से जा रहा है, क्योंकि आसपास रिलेट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जैसे हमें इस चीज़ का एहसास तब तक नहीं होता कि धरती घूम रही है जब तक हम सूरज को उगता और ढलता हुआ नहीं देखते।
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इमेजिन करिए कि मैडॉक द साइंटिस्ट के नीचे ही नहीं बल्कि ऊपर की डायरेक्शन में भी ग्रेविटी एक्ट करने लगती है, दाएं बाएं और हर पॉसिबल डायरेक्शन में भी। तो क्या होगा? ऑप्शन ए, मैडॉक द साइंटिस्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऑप्शन बी, मैडॉक द साइंटिस्ट एक ही पोजीशन पे रुका रहेगा। ऑप्शन सी, मैडॉक द साइंटिस्ट गिर तो रहा होगा पर रिलेटिविटी की वजह से उसे बात समझ नहीं आएगी। ऑप्शन डी, तुम लोग ये वीडियो छोड़कर भाग जाओगे। अगर तुम्हारा आंसर ऑप्शन डी है दरअसल ऑप्शन डी को छोड़कर तीनों ही ऑप्शंस इसका जवाब हो सकते हैं। अगर ग्रेविटी कम हुई तो मैडॉक द साइंटिस्ट एक इक्विलिब्रियम स्टेट में अटक जाएगा, और अगर ग्रेविटी ज़्यादा हुई तो मैडॉक के शरीर का हर पार्टिकल टूट टूट के हर डायरेक्शन में उड़ जाएगा, जैसा कि एक ब्लैक होल के अंदर होता है। पर क्योंकि अभी हमें ब्लैक होल को गोरा करना है, मैडॉक को ज़िंदा रखना ज़रूरी है, इसलिए हम ग्रेविटी को कम ही रखते हैं। अब क्योंकि आप ब्लैक होल्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हो, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड वाइट होल्स। अगर ब्लैक होल्स के अंदर कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती तो बाहर की कोई चीज़ वाइट होल के अंदर नहीं जा सकती। कई लोगों को इसके पीछे का रीज़न ये लगता है कि वाइट होल्स का मास नेगेटिव होता है, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ रिपल्जन बन जाती है। पर ऐसा नहीं होता। वाइट होल्स का मास भी पॉजिटिव होता है। इनफैक्ट ये किसी ब्लैक होल के मास के बराबर ही होता है, और इसकी ग्रेविटी भी बहुत स्ट्रांग होती है। पर फिर भी कोई चीज़ इसके अंदर इसलिए नहीं जा पाती बिकॉज इट्स अ ब्लैक होल बैकवर्ड्स इन टाइम। तुम वाइट होल्स के जितना भी करीब जाने की कोशिश करोगे, ये समय को उतना ही उल्टी दिशा में चला देगा। इट्स लाइक तुम एक ट्रेडमिल में दौड़ रहे हो जिसकी स्पीड तुम्हारे पाँव की स्पीड के बराबर और ऑपोजिट है। तुम जितना भी तेज़ दौड़ने की कोशिश करोगे, ट्रेडमिल की रफ्तार और बढ़ती जाएगी और तुम सेम पोजीशन पे रहोगे। इसलिए जब मैडॉक द एस्ट्रोनॉट वाइट होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करने की कोशिश करता है, वो वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत करी थी, अपने पास्ट में, क्योंकि वाइट होल का इवेंट होराइजन समय को उल्टी दिशा में चला देता है। पर यह तभी हो सकता है जब यूनिवर्स की एंट्रोफी उस इंस्टेंट पे बढ़ने की जगह घटने लगे। नाउ व्हाट इज एंट्रोफी? Oh shit. Here we go again. एंट्रोफी किसी भी चीज़ की डिसऑर्डरनेस को नापने का तरीका है। जिस तरह हम वेट को नापते हैं किलोग्राम्स में, डिस्टेंस को मीटर्स में, उसी तरीके से किसी भी चीज़ की डिसऑर्डरनेस को नापने का तरीका है एंट्रोफी। जब भी किसी चीज़ की एंट्रोफी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये कि वो ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है, और जब भी किसी चीज़ की एंट्रोफी कम होगी, इसका मतलब ये कि वो चीज़ कम डिसऑर्डर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की के कमरे की एंट्रोफी कम होगी, एक लड़के के कमरे की ज़्यादा। और बॉयज़ हॉस्टल, यूनिवर्स का एक नियम है कि हर प्रोसेस में एंट्रोफी इंक्रीज़ होती है। इस यूनिवर्स में ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं है जो एंट्रोफी इंक्रीज़ ना करती हो। जैसे बर्फ़ अपने आप पानी बन जाती है, पर पानी अपने आप बर्फ़ नहीं बनता, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा ऑर्डर्ड है और पानी डिसऑर्डर्ड है। तुम्हारा जमा जमाया कमरा अपने आप फैल जाता है, और कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन कम हो ही नहीं रहा। ये इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हैं और यूनिवर्स की एंट्रोफी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ ही होती जा रही है। बिग बैंग के पहले यूनिवर्स एक एटम से भी छोटे साइज़ में सिमटा हुआ था, जो उसका सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म था, और तब से ये डिसऑर्डर होता ही जा रहा है। यही वो कारण है कि समय उल्टी दिशा में नहीं बहता। पर वाइट होल्स के एग्जिस्टेंस के लिए समय को उल्टी दिशा में बहना ज़रूरी है। इसलिए एंट्रोफी को वाइट होल्स के इवेंट होराइजन के पास इंस्टेंटेनियसली कम होना ज़रूरी है। पर अगर वाइट होल के इवेंट होराइजन के पास एंट्रोफी इंस्टेंटेनियसली कम हो गई तो जितना भी मलमा इसने बाहर फेंका है वापस से इसी में कोलैप्स कर जाएगा, और ये वाइट होल तुरंत ही एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। शायद यही वो रीज़न है कि आज तक हम वाइट होल्स के होने का एक ठोस सबूत ढूंढ ना सके, क्योंकि शायद वाइट होल्स बनते साथ ही ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हैंस मैडॉक द एस्ट्रोनॉट का सपना अधूरा ही रह गया। क्योंकि ब्लैक होल भी कभी वाइट होल था और वाइट होल भी कभी ब्लैक होल था, पर ये दोनों ही ब्लैक थे। अब मैं जानता हूँ कि इस वीडियो की बातें इतना समझाने के बावजूद भी मैक्सिमम जनता के सर के ऊपर से चली गई होगी। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। पर जिसको भी समझ में आई, वेल डन। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया,
फ्री फंड के मेरे ज्ञान को सॉलो किया, सब्सक्राइब करके जो घंटा तुमने बजाया, कमेंट कर दो बाकी यूट्यूब की माया। वीडियो तो तुमको बहुत पसंद आया, पर फिर भी तू लाइक और शेयर न कर पाया।